नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूँ आपके साथ अमित विश्वकर्मा और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता एडवोकेट रजवंत दहीनवाल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद तमाम जो सांसद जिनको मंत्रालय दिया जाना था, उनको शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रालय का जिम्मा भी दे दिया गया। हरियाणा में कुल 3 सांसदों को मंत्री बनाया गया, जिससे 5 भाजपा के 5 सांसद चुनकर संसद भवन पहुंचे थे, उनसे 3 को मंत्री पद दिया गया है। सबसे बड़ा जो कैबिनेट मंत्रालय है, अब हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। शहरी आवास विकास मंत्रालय उनको दिया गया। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय उनको दिया गया। बड़े 2 अहम मंत्रालय जो पूर्व सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उनको दिए गए। वहीं इसके अलावा बात कर लें गुरुग्राम के सांसद, हरियाणा के दिग्गज नेता माने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फिर से स्वतंत्र प्रभार के साथ 2 मंत्रालय दिए गए। वहीं जो पर्यटन और जो संस्कृति मंत्रालय है, अतिरिक्त मंत्रालय, राज्य मंत्रालय का जिम्मा उनको दिया गया, राज्य मंत्री बनाया गया है। बात कर ले बीती सरकार में भी मोदी 2 जो गवर्नमेंट थी, उनमें भी जो राव इंद्रजीत सिंह थे, उनके पास सांख्यिकी एवं योजना मंत्रालय दिया गया था। ऐसे में आज चर्चा करेंगे आखिर दक्षिण हरियाणा की राजनीति को लेकर। जिस तरह से बताया जाता कि 14 जो विधानसभा सीट है राव इंद्रजीत पर उनका प्रभाव माना जाता है, आखिर इसका कितना असर पड़ेगा और जो मंत्रालय दिए गए हैं कितना उनका अहमियत है दक्षिण हरियाणा, खासकर हरियाणा के लिए, क्योंकि 2 मंत्रालय जो स्वतंत्र प्रभार है। हालांकि उम्मीद पहले जताई जा रही थी कि उनको कैबिनेट मंत्रालय में शामिल किया जाएगा, कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा के सबसे वरिष्ठ सांसद है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पहले ऐसे सांसद हैं जो 6ठी बार चुनकर संसद भवन पहुंचे थे। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं रजवंत दहीनवाल, एडवोकेट रजवंत दहीनवाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिर इन मंत्रालय को कितना अहमियत है हरियाणा की बात करें। दहीनवाल जी किस तरह से देखते हैं राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फिर से 2 जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री सांख्यिकी और योजना जो मंत्रालय दिया गया है, वहीं राज्य मंत्री बनाया गया है संस्कृति और पर्यटन में, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह निश्चित तौर पर अहिरवाल का एक बड़ा चेहरा है। राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका एक कद माना जाता है। लेकिन अगर हम अहिरवाल की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो निश्चित तौर पर हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह का बहुत बड़ा कद है। और आज जो भारत की एक बड़ी पार्टी के जिसका जिक्र करते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी पार्टी में हूँ, वो बहुत बड़ी पार्टी में उनको वो स्थान नहीं मिल पा रहा जिसके वो हकदार हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि कोई भी सांसद है, अभी ऐसे भी सांसद बनाए गए हैं जिनको मंत्री पद दिया गया है, जो या तो पहली बार बने हैं, या ऐसे भी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जो चुनाव ही नहीं जीत पाए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम हरियाणा की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह के साथ एक ये कह सकते हैं कि उनकी अनदेखी की गई है। कहीं ना कहीं उनको एक ठिकाने लगाने का जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, ये मान सकते हैं कारण है। आज आपको देखिए, निश्चित तौर पर जब विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद है, तो उस समय कोई भी पार्टी ये चाहती है कि उस इलाके से हम ज्यादा से ज्यादा वहां पर हमारे मंत्री बनाए ताकि ज्यादा परियोजनाएं जाए, लोगों के काम हो सके, लोगों को वोट ले हासिल कर सके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक अलग परिपाटी चालू कर दी। राव इंद्रजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता को ऐसे महकमे दिए गए हैं जिनका नाम लेकर भी हंसी आने लग जाती है। किसी से पूछे, अब जैसे मैं भी अभी, हमारे 2-4 साथी बैठे थे या और भी लोगों से फोन पे भी चर्चा हुई थी, बोला भाई क्या करें? बोला राव साहब प्लानिंग भी करेंगे और आंकड़े इकट्ठे करेंगे, बाकी उसके अलावा क्या करेंगे वो सबको पता है। इससे पहले भी इस प्रकार के जो मंत्रालय रहे, ये मंत्रालयों का कोई वजूद नहीं है, केवल और केवल एक झुंझुना उनको थमाया गया है। उनको सरकारी गाड़ी मिल जाएगी, उनको झंडी मिल जाएगी, कोठी मिल जाएगी, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि ये अहिरवाल के लिए, मैं भले ही किसी भी दल से संबंधित हूँ, लेकिन मैं अगर अहिरवाल से आता हूँ और अहिरवाल के लिए लोगों की बड़ी टीस है, कोई कहे या ना कहे, लेकिन मैं दूसरे दल में होकर भी ये मानता हूँ कि अहिरवाल के लोगों की बड़ी टीस है कि राव इंद्रजीत सिंह जैसे व्यक्ति को, जिनका एक बड़ा चेहरा है, जो अपने दम पर, जो तो ये कह सकते हैं, जो बार बार ये कह रहे थे कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पर जीतने में सक्षम हूँ, मेरे अपने कार्यकर्ता हैं, वो अपने दम पर भी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो और लोग थे, कहीं ना कहीं उनकी एक रिपोर्ट भी ये गई है कि उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह की मदद भी नहीं की। उसके बावजूद भी जो व्यक्ति अगर जीत रहा है तो उनको अगर सम्मानजनक पद या कद नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर सोचने का विषय है। अहिरवाल के लोग भले इस चीज को सोच रहे हो, लेकिन उनकी वो कहीं ना कहीं, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अहिरवाल के जो लोग हैं वो हमेशा एक दबाव की राजनीति करते हैं।
वो कभी भी खुलकर बोलते नहीं है। लेकिन इस बार जिस जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में अगर मान के चले इस बार भारतीय जनता पार्टी को वो खुदे लाइन लगाने का काम करेगी। देखा, आप कह रहे हैं कि खुदे लाइन लगाने का, लेकिन प्लानिंग एक बड़ा जिम्मा होता है। कहीं ना कहीं जो स्टैटिक्स होती है, आंकड़े और जो प्लानिंग एक बड़ा जिम्मा कहा जा सकता है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि सूचना मंत्रालय उनको हमारे उस पर भी चर्चा करते हैं, और दक्षिण हरियाणा की राजनीति में कितना उसका प्रभाव होगा और आखिर क्या भाजपा को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो उनके कार्यकर्ता थे जो दक्षिण हरियाणा के अपने आप को लगातार महसूस कर रहे हैं, उम्मीद थी कि शायद कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी। हमारे साथ बड़ी हमारे जो पत्रकार साथी धनेश विद्यार्थी भी मौजूद है, इससे जान लेते हैं कि विद्यार्थी किस तरह से देखते हैं जो राव साहब को मंत्रालय दिया गया है। उम्मीद जताई जाती है कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, और एक बड़ा विधानसभा चुनाव महज 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी को जाना है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दक्षिण हरियाणा में उनका अपना वजूद है, और कहीं ना कहीं जीतकर घाट होने के बावजूद भी वो जीतकर संसद छठी बार हरियाणा के सबसे बड़े सांसद है। आप किस तरह से देखते हैं? अमित जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि राव इंद्रजीत सिंह एक बड़ा चेहरा है दक्षिण हरियाणा में, क्या पूरे हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और जिस हिसाब से अब तीसरी बार जो एनडीए सरकार बनी है भाजपा नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में, तीसरी बार एक मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार है, और उनको अच्छा पदोन्नति ही माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2 उनके पास में मंत्रालय थे, इस बार 3 मंत्रालय दिए गए हैं। सांख्यिकी, जैसा अब वकील साहब बता रहे थे कि सांख्यिकी आंकड़े जुटाना और प्लानिंग करना, तो सरकार की ओर से ये भी एक कोई छोटा काम नहीं है। उनको भी जो ऐसा काम दिया गया है कि वे जिससे वो काम करें, काम करके दिखाएं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वकील साहब तो झुंझुनू मंत्रालय बता रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखिए, देखिए यदि बात की जाए काम करने की, तो अच्छा मंत्रालय देने से पहले मोदी जी शायद, मुझे लगता है कि जो शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वकील साहब ने जो इस्तेमाल किया, शायद हो सकता है कि प्रैक्टिस में कि मैन परफेक्ट, उनको ये मंत्रालय देके अपना काम करने का एक अनुभव जो है वो देना चाहते हो। सेंटर में देखने से पहले उनको प्रैक्टिस कराई जा रही हो। वकील साहब, क्या दक्षिण हरियाणा की उम्मीदों को झटका नहीं लगा जिस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर दक्षिण हरियाणा की जनता को भारी धक्का लगा है, और हमारे साथी पत्रकार जो चीज कह रहे हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आंकड़े इकट्ठे करना या प्लानिंग करना, ये काम राव इंद्रजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता के नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह का बहुत बड़ा कदर, राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है, उनको उनके अनुभवों का फायदा लेना चाहिए। लेकिन ये मान के चले कि राव इंद्रजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एडजस्ट नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वर्कर हैं या कोर उनके नेता हैं, वो उनको बीजेपी का नहीं मानते, और खुद राव इंद्रजीत सिंह या उसके जो वर्कर हैं वो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के नहीं मानते। इनकी जो आपस की जो कंट्राडिक्शन आती है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को भुगतना पड़ रहा है, और इसका खामियाजा राव इंद्रजीत सिंह के वर्कर, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के साथ साथ अहिरवाल की जनता, जो हर बार राव इंद्रजीत सिंह को चुनकर भेजती है, उनको भुगतना पड़ रहा है। कारण विकास नहीं हो पा रहा। राव इंद्रजीत सिंह के पास हर बार एक चीज रहती है, आप कभी भी, आप दोनों हमारे साथी हैं, अहिरवाल से संबंधित है, आप राव साहब के पास कभी जाए तो उनसे पूछना कि आपकी उपलब्धियां क्या है। वो उपलब्धियां 4 उंगलियां हैं, इन 4 उंगलियों पे नहीं बता पाएंगे। उनकी खुद की उपलब्धि क्या है वो बताओ। अगर उन्होंने कोई काम कराया है, अगर बार बार कोई भी क्रेडिट देने का कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पर उम्मीद करते थे, हमारे यहाँ पर जो रैपिड रेलवे की बात जो चलती थी, मेट्रो की जो बात चलती थी, या हमारे यहाँ पर बिनोला में जो रक्षा विश्वविद्यालय बनाया था उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर दुनिया भर के छोटे मोटे काम है। एम्स का शिलान्यास 8 साल में, जहां पर केवल और केवल पत्थर लगाने का काम किया है। इस इलाके के लोगों के संघर्ष के बलबूते पर यह काम हुआ है, और उसके बावजूद ये कह दे कि राव इंद्रजीत सिंह ने कोई काम कराया है, तो मैं नहीं मानता। क्योंकि आप लोग खुद अपने माइक लेकर अगर पब्लिक के बीच में जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि हमारी सिर्फ मजबूरी थी राव इंद्रजीत सिंह को जिताना,
बाकी इस इलाके के लिए ना तो राव इंद्रजीत सिंह ने कभी कोई काम किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। कारण अगर तौर पर उनको भारी भरकम कोई ऐसा मंत्रालय देते जिससे वो इस इलाके का भला कर सकते, लेकिन अब इलाके का भला कोई व्यक्ति कैसे करेगा जब उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे, कोई कार्य जब उनके पास कोई ताकत ही नहीं है तो वो जनता की क्या सेवा करेंगे? आंकड़े जुटाकर वो इकट्ठे करेंगे, प्लान करके आगे भेज देंगे, रद्दी की टोकरी में जाएंगे, होना तो वही है ना। इससे ज्यादा और क्या? देखो आप भी इस बात से आप भी इनकार नहीं करते कि कहीं ना कहीं कद्दावर नेता है, अपना वजूद रखते हैं, ऐसे में मंत्रालय उनको कहीं ना कहीं बड़ा मंत्रालय मिला। चले जो भीतर घात की बात उन्होंने की थी वो कितना बात देखते हैं कि भीतर घात आपको लगातार जो भाजपा के ही नेता है उन पर सीधे सीधे तौर पर आरोप लगा कि भीतर घात के अगर कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड दिखाई दिए जो जिन पर आरोप लगाए जा रहे, आप किस तरह से देखते हैं भीतर घात को बीजेपी? मेरे से पूछ रहे हैं? जी हाँ जी जी जी, भीतरघात की बात मैं आमतौर पर ये जो कांग्रेस के ऊपर या और दलों के ऊपर जो ये फूट की बात करते थे कि उनमें कहीं ना कहीं आपसी फूट है, मैं बार बार हमेशा मीडिया चैनल्स पे जितने भी चैनल्स बैठते था उन पे यही कहता था कि फूट भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें, मैं तो यही की करते हैं, अगर अहिरवाल की बात करें तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर कौन कौन बड़े बड़े चेहरे थे वो टिकट की दावेदारी करते थे, और जब राव इंद्रजीत सिंह को टिकट मिल गई उसके बाद वो चेहरे कहाँ चले गए, वो चेहरे कहाँ छुप गए? ये सबको पता है कि राव इंद्रजीत सिंह को जो टिकट मिली है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर थे या कोर उनके जो पदाधिकारी थे वो नाराज थे, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं छुपे रहे। और उन्होंने दूसरे पार्टी वालों की मदद की या नहीं की ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की जो बुक है उस बुक में उनका कांटा लग चुका है। उन्होंने उनको बागी नेताओं की संज्ञा देते हुए उन्होंने ऊपर भेजा है या नहीं भेजा वो एक अलग चीज है, लेकिन जो लोग राव इंद्रजीत सिंह के सपोर्टर थे वो खुल के कह रहे हैं कि फला व्यक्ति ने, फला पदाधिकारी ने हमारी मदद नहीं की, या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी पदाधिकारी ऐसा नजर आपको आया हो तो आप बता दें कि फला पदाधिकारी जो अपने आप को यहाँ पर बड़ा पदाधिकारी बताता था, बड़ा नेता बताता था, वो राव इंद्रजीत सिंह के साथ जुटा हो। मैं नाम लेकर अब किसी का कद बढ़ा करने का कोई फायदा नहीं है, वो फिर ये कहेंगे कि बोला हम तो बहुत बड़े नेता बन गए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि कोई भी व्यक्ति जो राव इंद्रजीत सिंह के साथ जुटा वो उसके खुद के जो वर्कर थे, खुद के पदाधिकारी, खुद के उनका जो साथी सहयोगी जो आज तक अहिरवाल की जनता उनका साथ देते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरह से राव इंद्रजीत सिंह को हराने का प्रयास किया था, चाहे वो किसी भी तरीके से किए जाए। और एक बात और भी आ रही थी, ना तो राव इंद्रजीत सिंह ने उनकी जरूरत महसूस हुई कि उनको कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में लेके आए, और ना उन पदाधिकारियों को महसूस हुई कि हमारे पास कुछ है। तो अब यही चीज मान सकते हैं, इसको फूट नहीं तो और क्या कहेंगे। मेरे से बेहतर हमारे पत्रकार साथी बैठे विद्यार्थी जी काफी अनुभवी हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाए। भीतरघात की आप बात कर रहे हैं, इस भीतरघात की वजह को अपनी तरफ से यही बताना चाहूंगा कि राव इंद्रजीत साहब ने एक रामपुरा हाउस में एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में भी उन्होंने साफ तौर पर जो पार्टी कार्यकर्ता थे उनको शायद विद्यार्थी का नेट में इश्यू है। अब इसका आगामी विधानसभा चुनाव में क्या असर है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में जाना है मार्च 3 महीने। विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह जो ये बागी थे बीजेपी के, क्या उनको कोई सबक सिखाने का काम करेंगे? आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सबक सिखाने की बात, सबक सिखाना ना तो राव साहब की बस की बात है, ना बीजेपी के पदाधिकारी की बस की बात है। सबक सिखाना अहिरवाल की जनता के हाथ में है। वो सबक किसको सिखाएंगे वो सबको पता है, क्योंकि अहिरवाल की जनता ने एक वोट देने का काम किया राव इंद्रजीत सिंह को। आज सांसद जो भी व्यक्ति जीतता है निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि सबको उन्होंने वोट दिए। राव इंद्रजीत सिंह को जिताने का काम किया है। हम रेवाड़ी और बावन की अगर बात करें तो दोनों हलकों से राव इंद्रजीत सिंह जीते हैं, और उनको जीतने के बाद जनता ये उम्मीद करती है कि राव साहब हमारा काम करे, इस इलाके का काम करे, इस इलाके के लिए नई परियोजनाएं लेके आए, इस इलाके का विकास कराने का काम करे। और अगर राव साहब वो काम कराने में कहीं ना कहीं असफल होता है तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राव साहब तो अब चुने गए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि होना भी यही चाहिए। जब इलाके की जनता किसी व्यक्ति को आगे लेके आती है तो पार्टी के जो मुखिया है या पार्टी के और जो पदाधिकारी हैं वो उनको पीछे धकेलने का काम करे। तो आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो अंडर करंट था, अंडर
अंडरकरंट की वजह से राव साहब 75,000 के मार्जिन से जीते हैं। ऐसा अंडरकरंट विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और जनता एक पल में जिसको चाहे उठा सकती है, जिसको चाहे गिरा सकती है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार तानाशाही शासन करने वाले नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार बैसाखियों का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये देश की जनता का ही कमाल है। जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। कोई कितना ही बड़ा तानाशाह, कितना ही बड़ा ताकतवर बन जाए, उसको लास्ट में जनता के बीच में सर झुकाना पड़ेगा, जनता के पैर पकड़ने पड़ेंगे, वरना जनता उनको धराशायी करने में एक पल की देर नहीं लगाएगी। एक बार हमने जब लोकसभा चुनाव में देखा था कि तमाम जो नेता थे वो कहीं न कहीं अंतर्राव थे। अब ऊपर से विधानसभा चुनाव नजदीक आए तो तमाम नेता अपनी गाड़ियों को लेकर, रिक्शाओं को लेकर बाहर आ रहे हैं। इस जो भीतर घात है, क्योंकि आप भी रेवाड़ी तमाम स्थानीय राजनीति से परिचित है, इस सब किस तरह से देखिए, खासकर बीजेपी की राजनीति को लेकर, क्योंकि टिकटॉक की एक लंबी फहरिस्त है रेवाड़ी विधानसभा में। देखिए अमित जी, ये जो लोग अब अपने टेम्पो निकाल के, गाड़ियां निकाल के आ रहे हैं, ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल एक ना पब्लिक में एक टीआरपी वाली बात है कि वो अपना नाम और प्रचार कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अब की बार ये कहना कि मैं चुनाव लड़ूंगा और हर बार की तरह बोले टिकट मिली तो लड़ूंगा वरना नहीं, चुनाव वो व्यक्ति लड़ता है जो चुनाव लड़ेगा। जनता चुनाव लड़ाती है, व्यक्ति केवल मन बनाता है। ये लोग मन नहीं बना रहे, ये केवल एक शोशोबाजी कर रहे हैं कि हम किसी तरह पैनल में आ जाएं, उस पैनल की लड़ाई है इनकी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इनसे कोई पूछे कि क्या ये जनता के बीच में कभी जाते हैं? ये जनता के बीच की लड़ाई नहीं है, ये एसी कमरों में बैठ कर राजनीति करने वाले हैं। कभी ये धूप में जाकर जनता के बीच में जाएंगे तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो पब्लिक ने इन लोगों का विरोध किया था, जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध किया था, उस विरोध का खामियाजा इन्होंने भुगता तो सही। जो 400 पार की बात कर रहे थे वो कहां पर 240 पर आके टिके, ये पब्लिक का विरोध था। और इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था 400 पार का, जिसकी वजह से पब्लिक को ये लगा कि हो सकता है ये सरकार तो बनाएंगे, 400 नहीं तो 300 आ जाएंगे। लेकिन पब्लिक का जो अंडर करंट था वो 240 पे ले आया। और इस बार विधानसभा में भी वही जो लास्ट समय इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, ये 40 पर आ गए। इस बार इनकी हालात ऐसी हो जाएगी, 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। हरियाणा का, क्योंकि इस बार जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनका समीकरण अलग होता है, विधानसभा चुनाव का समीकरण अलग होता है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे इनेलो कहाँ दिखेगी? इनेलो तो लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से नकार दी गई, विधानसभा में किस तरह से देखते हैं? कोई नकारा नहीं गई। मैं आपको बताता हूँ, इस बार के जो चुनाव थे वो चुनाव 2 धड़ों में रह के चले गए। एक तो दो धड़े भी कौन से थे? कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि कांग्रेस को वोट मिला है, मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा, कांग्रेस को वोट नहीं मिला। 2 धड़े बने थे। एक धड़ा था जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला था और एक धड़ा वो था जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला था। उन लोगों को ये महसूस हुआ कि दूसरे किसको वोट डाली जाए जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हराने का काम करे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि जो इतनी वोट ले जाए? लेकिन कांग्रेस मजबूत नहीं थी, जनता ने उसको मजबूत किया। जनता ने जिस राजभर को 18 दिन में देखा भी नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने 7 लाख से ज्यादा वोट देने का काम किया, जबकि 18 दिन का मात्र चुनाव था। तो इसको ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर थी। कांग्रेस की लहर कभी भी नहीं थी और ना बनेगी। ये तो सिर्फ क्या रहेगा कि जनता जिसकी लहर बनाएगी उसकी लहर है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का काम किया था, जिसकी वजह से ये उनकी सीटें आई हैं। अगर इसको ये कहे कि हमारी लहर है, वो लहर उनकी लहर नहीं थी। उनकी लहर अगर होती तो जो लोग अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे थे, वो लोग इतने बड़े कभी बना ही नहीं पाते थे ऐसी लहर। ये जनता की बनाई हुई लहर थी, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये से दुखी जनता थी, उनकी लहर थी। अब आपने देखा होगा, मैं अब अभी एक मिनट, मैं तो 2 सेकंड में अपनी बात और कर दूं, 2-4 सेकंड में। अब आपने देखा होगा कि किस प्रकार नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा है कि 9 से 11 बजे 2 घंटे अधिकारी ऑफिस में काम देखेंगे, पब्लिक का काम देखेंगे। वो क्यों देखेंगे? क्योंकि उनको पता था कि जनता का काम नहीं हो रहा। इससे पहले क्या अधिकारी थे नहीं सरकार में? इससे पहले क्या अधिकारी जनता सरकार की मानते नहीं थे? लेकिन उनको पता लगा कि सरकार ने अपना असली रूप दिखा दिया
और अगर अब वो सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता इनको ठिकाने लगाने में 1% भी पीछे नहीं हटेगी। जो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी या वो दुनिया भर की आइडिया बनाकर या दुनिया भर की लाइनें लगाने का काम किया, देश की हरियाणा की जनता को परेशान किया, वो जनता अब जाग चुकी है। वो सरकार को लाइन में लगाने के मूड में बनी हुई है। अब सरकार चाहे कुछ करे, जनता को किस प्रकार से बहलाना है, फुसलाना है या उनको समझाना है, वो सरकार जाने, उनका काम करे। और इंडियन नेशनल लोकदल की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अब हम जिस प्रकार से जनता के बीच में गए, जनता ने इस बार हमें एक ही शब्द कहा था कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाह रहे हैं, हम अपनी वोटों को खराब नहीं करेंगे, विधानसभा चुनाव में हम आप लोगों के साथ रहे। जनता के खुद जब इस प्रकार के विचार आ रहे थे तो हमने भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि उनका मन इस बार बना हुआ था। तो हम भी ये सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, इस बार जनता के साथ हमें, जनता जब स्वीकार करेगी तब करेंगे, लेकिन उनका जब मन बना हुआ है तो हम भी उनका सहयोग कहीं ना कहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव में विद्यार्थी जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्या परिप्रेक्ष्य रहने वाला है? जिस तरह से जो रात आपको मंत्रालय दिया गया, आपको तमाम जो नेता अंडरग्राउंड थे, अब वो एक बार फिर से अपनी गाड़ियां लेकर निकल पड़े, आप किस तरह से देखते हैं? अमित जी, जो चुनाव है उसको बारिश कहा जाता है, और नेता जो है उस बारिश में जरूर नहाना चाहते हैं। चाहे कोई राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे भाजपा है या दूसरे दल है, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो सभी जो दल है वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, मगर चुनाव का आधार है मतदाता का वोट। मतदाता जिसके साथ है वो उसके हाथ में सत्ता होती है। और विधानसभा का जो चुनाव है वो उसको करीब 2-3 महीने का समय है, और उस समय के दौरान जो भाजपा है इस समय सत्ता में है और वो चाहती है कि वो बेहतर प्रदर्शन करके, क्योंकि अभी 5 सीटें गंवाई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें गंवाई है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय उनको 10 की 10 सीटें मिली थी, मगर इस बार बल्कि 11 सीटें, 11 कमल खिलाने की बात थी। चंडीगढ़ सीट भी गिनी जा रही थी, और चंडीगढ़ के साथ में उपचुनाव जो था, उपचुनाव तो जीत लिया, मगर 6 जो सीटें थी, 6 के साथ में 6 ये हार गए, 5 लोकसभा की हार गए और 1 चंडीगढ़ की हार गए। तो यानी कि 6 सीटें हारने के बाद में अब भाजपा का हाईकमान ये सोचता है कि जनता की जो नाराजगी है उसको कम किया जाए। हमें जो 90 सीटें विधानसभा की है वो 90 की 90 नहीं तो हम बहुमत जरूर उसमें हासिल करें। अब नारा क्या दिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर उसके काम किया जाना बहुत जरूरी है। और उसी के संदर्भ में समाधान प्रकोष्ठ भी जो है मुख्यमंत्री जी ने, अब नायब सिंह सैनी जी ने जो शुरू किया है, और अधिकारियों को कहा है कि भी आप बैठिए, तो अधिकारी, और मेरा तो एक मुख्यमंत्री जी को ये भी सुझाव है कि काम जो है ना श्रीमान जी, काम करते हैं कर्मचारी, और कर्मचारियों का मन टटोलिए, मन की बात उनके साथ में साझा कीजिए, उनके मन की बात को जानिए, ताकि लोगों के मन की बात भी सामने आए, ताकि जो विकास का जो स्वप्न है, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं आपकी पार्टी करती है, तो उसको कहीं ना कहीं हासिल किया जा सके। उसके लिए लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। अभी जैसे रेवाड़ी शहर की हम बात कर लें, तो रेवाड़ी शहर में पीने के पानी की बड़ी समस्या रहती है, मगर जो है उस समस्या को समाधान के लिए लोगों को चाहिए कि भाई हाँ, हम काम करेंगे। जो कर्मचारी वर्ग है अगर वो काम करता है तो फिर फायदा है, भाजपा को भी फायदा है और सरकार को भी फायदा है। मगर यदि काम नहीं हुआ, विद्यार्थी पर वकील साहब को शामिल कर लेते हैं। जयवाल साहब, एक बात कि 3 महीने का समय विधानसभा चुनाव में जो समाधान प्रकोष्ठ बनाए गए, तमाम में 5-5.5 साल में तो ये कहीं कुछ जमीन पे कितना हो पाया नहीं हो पाया आप बताएंगे, लेकिन क्या 3 महीने में जो लोगों की नाराजगी है ये भी दूर कर पाएगी, उसका फायदा मिल पाएगा? तो 3 महीने में समाधान प्रकोष्ठ बना के तमाम समाधान की बात की जा रही है। आखिर पहले भी यही अधिकारी थे, यही सरकार थी, चेहरे बदल दिए गए। किस तरह से देखते हैं कि क्या 3 महीने में बदल पाएंगे सिस्टम को?
मैं आपको 2-4 चीजें बता देता हूँ। जैसे हम रेवाड़ी जिले से संबंधित हैं तो रेवाड़ी जिले की ही बता देते हैं। हम शुरू करते हैं धारुआड़ा से। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से धारुआड़ा में एक पानी आता था जो रेवाड़ी से आता था, राजस्थान से आता था। उस पानी की वजह से धारुआड़ा के कितने लोग परेशान थे, पूरा धारुआड़ा उस पानी की वजह से परेशान था। इसके साथ साथ ही जो NH-48 से जो लोगों का आवागमन होता था वो भी कहीं ना कहीं बाधित होता था। उसके लिए लोगों ने बार बार धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन क्या उस समस्या का समाधान आज तक हुआ? सीएम साहब खुद वहां पर, मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व सीएम थे और उस समय वहां पर होके भी आए थे। वो ये कह के गए थे कि हाँ इस समस्या का समाधान कर देंगे। उस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। गालियां किसको दी जाती थी? बोलो कांग्रेस की सरकार काम नहीं होने देते। आज वहां पर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। जनता के काम क्यों नहीं हो रहे? जनता का काम नहीं होना, ये जनता का साथ क्या, अब जनता के साथ उसके मजाक किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके आगे आ जाओ, हम मसानी बैराज पे आते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा था कि यहाँ पर एक टूरिस्ट हब बनाएंगे और वहां पर पानी छोड़ दिया गया। बोला कृत्रिम झील बनाएंगे मसानी बैराज में। आपने देखा होगा कि मसानी बैराज में कृत्रिम झील तो नहीं बन पाई, लेकिन गंदे पानी की झील जरूर बन गई। वहां पर एसटीपी का गंदा पानी वहां पर बिना ट्रीट किया हुए वहां पर छोड़ा गया और 41 गांव का वहां पर पानी खराब हो गया, जल स्तर वहां पर बिगड़ गया। इसका खामियाजा कौन भुगत रही है? हरियाणा, रेवाड़ी की जनता भुगत रही है। हम बात करें बस स्टैंड की, यहाँ पर लगातार ये बात चल रही थी कि बस स्टैंड बन जाएगा। आज वो आप भी देख लीजिए, कहीं पर बस स्टैंड कहीं नजर आ रहा हो तो मुझे बता देना। अगर हम बात करें यहाँ पर जो RRTS की रैपिड रेलवे मेट्रो की बात चल रही थी, उसका अगर कहीं पर नाम निशाना हो तो बता दीजिए। मेट्रो की बात कर रहे थे कि बोलो मेट्रो का यहाँ पर विस्तार किया जाएगा। एक कोई सिंगल पिलर आपने कोई नजर आया हो तो बता दीजिए। यहाँ पर कॉलेज बने थे, रेवाड़ी में 2 कॉलेज बने। एक रेवाड़ी में बना था कॉलेज जिसका सेक्टर 18 में जमीन थी, प्रस्तावित जमीन थी। वो जमीन कहाँ है? कहीं किसी को भी नहीं पता। वो जमीन लैप्स हो गई, कहाँ गई सबको पता है। वो कॉलेज का 4 कमरों में, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के 4 कमरों में लग रहा है। एक कॉलेज बनाया था कोसली में, वो कोसली के जमीन का आज तक नहीं पता, लेकिन वो कॉलेज जाटूसाना सीनियर सेकेंडरी के 4 कमरों में चल रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें एजुकेशन विभाग, किसी को पता है? आप लोगों को तो इतना ध्यान होगा, एजुकेशन विभाग के पास अपना खुद का ऑफिस नहीं है। वो भी सरकारी स्कूल के, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कमरों में उनके ऊपर चल रहा है। तो जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में अगर जिला शिक्षा अधिकारी किराए के कमरों में रह रहे हो, वहां पर शिक्षा की कैसी व्यवस्था होगी ये सबको पता है। कॉलेजों में, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात करते थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में खाली पद पड़े हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बंदे भी प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे, तो वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी? सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या कर रहा था विपक्ष ने? जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं पूरी नहीं निर्भर कर पाया। विपक्ष कितना निर्भर किया अपनी जिम्मेदारी? विपक्ष कितना संजीदा था इन मुद्दों को लेकर? कितने मसले उठाए गए ताकि सरकार पे दबाव बनाया जाता, इन मसलों का समाधान होता? विपक्ष की भी जिम्मेदारी थी ना। ये विपक्ष की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। मैं तो जब भी धरना प्रदर्शन कोई होता है तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ कि विपक्ष की जिम्मेदारी, इस बार जो आपने देखा होगा कि एक बार केंद्र में जिस प्रकार से एक मजबूत विपक्ष बना है, इस बार देखिए कोई गड़बड़ी हो तो हमें बता देना। इस बार नहीं होगी, मैं भले ही उसमें हूँ नहीं हूँ, लेकिन मजबूत विपक्ष का मतलब यही होता है कि वो सरकार को तानाशाही करने से रोके। आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा दिया गया था, लेकिन क्या आपने देखा कि कांग्रेस ने कहीं अपनी जो मजबूती से जो विपक्ष का जो जिम्मेवारी थी उसका निर्वहन किया? नहीं किया। चौधरी अभय सिंह चौटाला इकलौते विधायक होते हुए उन्होंने पूरे हरियाणा में किस प्रकार से जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया, जहां पर भी किसान कमेरे मजदूर की आवाज को बुलंद करने का काम किया, जहां पर भी कोई अन्याय अत्याचार होता था उसके खिलाफ जाकर वो सरकार से लड़ने का काम करते थे। लेकिन जो मजबूत विपक्ष की बात करते थे उन्होंने केवल और केवल अपने गुटबाजी को हवा देने का काम किया, अपने निजी वर्चस्व को साधने का काम किया, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया। इस वजह से जनता के काम नहीं हुए। और इस बार का जो रवैया आएगा, इस बार का जो अब इनका अभी तो देखना है, इनका 2 महीने में 4 महीने में क्या रवैया आता है, क्या समाधान होता है। ये समाधान प्रकोष्ठ बनाने से समाधान नहीं होते, ये तो एक CSC सेंटर वाले भी समाधान बना रहे हैं। इनसे अगर कोई पूछे कि जनता को आप लाइन में लगाने के लिए क्यों तैयार रहते हैं, आप जनता के घर घर जाएं वोट मांगने के लिए। जब अगर आप घर घर जा रहे हैं तो उनका समाधान करने के लिए आप घर घर जाएं। आपने जो पन्ना प्रमुख बनाए हैं वो वोट लेने के लिए नहीं बनाए, आप उन पन्ना प्रमुखों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान कराने का भी काम करें, लेकिन वो नहीं कराते। इनका काम है केवल और केवल वोट विद्यार्थी वो क्या कहना चाह रहे हैं? विद्यार्थी जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए।
अमित जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में अब सशक्त जो विपक्ष बना दिया है, 5 सीटें दे दी हैं, तो लगता है ऐसा कहीं कि जो विपक्ष हरियाणा में समाधान प्रपोज कितना सवाल ये कि समाधान जो प्रपोजल 3 महीने में कितनी जो इनकी खामियां थी कितनी दुरुस्त कर पाएंगे, जो जनता की नाराजगी सामने आई 5 लोकसभा सीट गंवानी पड़ी उसको कितना कम कर पाएंगे। सवाल यह है कि खाली सीट पर इनको कांग्रेस आगे दिखाई देगी। अमित जी, अब जो 5 सीटें मिली हैं तो विपक्ष को मौका मिलेगा कि काम करके दिखाए। लोगों का विश्वास नहीं था, इस वजह से ये जो है इतना चुनाव में जो अंतर आया। और केंद्र सरकार में भी जो बात चल रही है कि भी एनडीए की सरकार और यूपीए की सरकार और दोनों इंडिया गठबंधन की सरकार, जो जिसे पहले यूपीए था अब इंडिया गठबंधन है, तो यह गठबंधन की जब तक सरकारें हैं तो एक दूसरे की टांग खिंचाइयां जो है वो चलती रहेंगी। मगर विपक्ष मजबूत जब होगा जब 2 दलीय व्यवस्था आएगी, और 2 दलीय व्यवस्था में काम करने की जरूरत पड़ेगी। विपक्ष को भी काम करना पड़ेगा और सरकार को जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था जो लोगों की परेशानियां हैं वो हल नहीं होंगी। और चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, सत्ता में उनको बनाए रखेगा। समाधान प्रकोष्ठ को मजबूती प्रदान करेगा कि नहीं, समाधान प्रकोष्ठ भी समाधान बनकर रह जाएगा। देखिए, समाधान अब कर्मचारियों ने काम करना है। मैं वो काम की बात कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति को जब तक काम नहीं करेंगे, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे नेता है, चाहे सरकार में बैठे मंत्री हैं, चाहे और दूसरा वर्ग है, वो जनता को भी काम सोचना पड़ेगा कि जनता को काम बताना पड़ेगा, नेता को, कर्मचारी को कि भैया ये काम हमारा है, ये करिए। व्यवस्था को अपना काम करना पड़ेगा कि ये व्यवस्था के अनुसार ये काम हमारा होना चाहिए। अगर बात की जाए धरवेड़ा के गंदे पानी की, केमिकल युक्त पानी की, तो उस पे जो जनता ने मांग उठाई उस पे काम करना चाहिए था अधिकारियों को और कर्मचारियों को। फिर उसके बाद में जो मंत्री है उनको काम करना चाहिए था, व्यवस्था को काम करना चाहिए था। मगर व्यवस्था ऐसी नालायक हो गई कि इसने किसी नहीं सुनी। ऐसी व्यवस्था की वजह से जब अधिकारियों पे तो आरोप, लोकसभा चुनाव में अधिकारियों पर आरोप लगा दिए गए कि भी जो ये विपक्ष के साथ खड़े थे उन्होंने उसका साथ दिया। आप इसको किस तरह बाजी मानते हैं? देखिए, अधिकारी है वो चुनाव के वक्त एक हवा पहचानता है किस दल के साथ में क्या स्थिति है, और वो चाहता है, कर्मचारी भी वही चाहता है कि वो राजनीतिक मोटिवेटेड जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो उस दल के साथ में उनकी आस्था जुड़ी होती है और वो या नेता के साथ जुड़ी होती है, वो उसके साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति जो आरोप लगे वो सही है कहीं ना कहीं, मगर जो है काम का जब तक नहीं होगा तो ना नेता काम आएंगे, ना अधिकारी काम आएंगे, ना सरकार काम आएगी। इसलिए काम बहुत जरूरी है, मस्त है। वकील साहब कंक्लूड कर देते हैं। एक तो जो लोकसभा चुनाव में अधिकारियों पे आरोप लगे कि भाई वो विपक्ष के साथ खड़े, उनका साथ दिया, एक कितना वाजिब है जो उन्हीं अधिकारों से काम कराना है अब सरकार को। वही समाधान पर फाइनली रोड में कितना उसको सत्ता तक पहुंचाएगा बीजेपी को दोबारा तीसरी बार, किस तरह से देखते हैं पूरे सिनेरियो को? देखिए, अगर अधिकारी काम करना चाहे तो निश्चित तौर पर सारे काम हो जाएंगे, लेकिन अधिकारी भी कहीं ना कहीं सरकार के रवैये से खुश नहीं है। अधिकारियों को काम करने की बजाय इधर उधर ज्यादा व्यस्त रखा जाता है, जिसकी वजह से जनता परेशान होती है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो समाधान प्रकोष्ठ बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब आप ये चीज है, कोई भी जिम्मेदारी अगर अमित की लगाई जाती है तो अमित अपनी जिम्मेदारी खुद ही निर्वहन करेगा। ये नहीं है कि अमित के ऊपर कोई एक पोस्ट बना के बैठा दिया गया तो उससे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होना। जब मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर जनता की सेवा करना चाहती है, जनता के काम कराना चाहती है, तो जिस प्रकार से जनता को जो लाइन में लगाने का काम है, सबसे पहले तो ये लाइन में लगाने का काम खत्म किए जाए। क्योंकि कोई भी गलती अगर की जाती है, चाहे फैमिली आईडी की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी की बात करें या फैमिली उसकी
एक और आईडी बनाई थी, उस आईडी की बात करें, ये आईडी बनाने का मतलब क्या था? समाधान इनका, इन आईडियो का समाधान ही अगर भारतीय जनता पार्टी प्रॉपर नहीं कर पाती है, आप एक मान के चलिए, एक साधारण सा एक कोई व्यक्ति, एक गरीब मजदूर व्यक्ति, कोई कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति अगर अपनी आईडी को बनाने के लिए अगर कहीं जाता है तो उसको उस दिन की छुट्टी करना पड़ती है, और उस छुट्टी से उसका खामियाजा उस परिवार को भुगतना पड़ता है। वो एक मजदूर व्यक्ति को अपनी मजदूरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन सरकार की ये चीज समझ में नहीं आती। वो एक दिन की बात अगले दिन। दूसरी चीज ये आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप जाके देखिए कभी भी, मैं अपनी बताता हूँ, मैंने अभी अपना आधार कार्ड अपडेट कराया, मैं आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए गया, वहां पे बोला जी साइट में दिक्कत आ गई। अब मैं छुट्टी करके अगर अपना आधार कार्ड अपडेट कराने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो एक दिन कर गया, अगले दिन फिर गया, बोला जी आज साइट ठीक चल रही है, आज कर लो। जहीरलाल साहब, सरकार का समाधान मजबूत होगा या नहीं होगा, साइड पे छोड़ देते हैं। इनेलो का समाधान कैसे होगा, कितनी मजबूत होगी इस विधानसभा चुनाव में, और कैसे मुकाबला करेगी बीजेपी का? देखिए, मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इंडियन नेशनल दल पार्टी ने जो परिवर्तन यात्रा जो निकाली थी, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सबको ये पता था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जनता की आवाज को बुलंद करने वाले हैं, उनकी समस्याओं को सुनने वाला है, उनका समाधान कराने वाले हैं। आज हर व्यक्ति यही चीज चाह रहा है कि ऐसा व्यक्ति हम चुने जो हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उनका समाधान कराने का प्रयास करे। ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद वो व्यक्ति नजर नहीं आए, उससे मिलने के लिए किसी न किसी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, और उसको भी, उसके बावजूद भी अगर मुलाकात ना हो, काम ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से जनता दूरी बनाने का प्रयास करती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, इंडियन नेशनल दल पार्टी एक बार फिर जनता के बीच में आएगी। जनता का जो उनका विश्वास, जो लोकसभा चुनाव में, मैं ये कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में केवल और केवल 2 धड़ों में बैठकर रह गई थी, लेकिन विधानसभा, हर चुनाव अपना अलग समीकरण लेके आते हैं, विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग ही रहेंगे। इंडियन नेशनल दल पार्टी के बगैर कोई सत्ता नहीं बना पाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। सरकार बनाएगा। अभी देते हैं अंतिम जो एक कमेंट देते हैं विद्यार्थी जी, आप किस तरह देते हैं, इनेलो कितनी मजबूत दिखेगी चुनाव में? जहीरलाल साहब कह रहे हैं कि अलग मुद्दे होते हैं, अलग माहौल होता है। देखिए, ये बात ठीक है कि अलग मुद्दे होते हैं, मगर मजबूत जो 5 साल का जो संघर्ष होता है, जो काम होता है, वो ही विपक्ष को भी मजबूत करता है और सत्ता पक्ष को भी मजबूत करता है। तो क्या जो है, मेरा सवाल यही है रजन साहब से कि क्या इनेलो सरकार बना पाएगी? नहीं, मैंने यही कहा था कि सरकार हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये चीज जरूर है कि हमारे बगैर भी किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। ये चीज मैंने आपको, यही चीज मैं कही है कि बार बार यही है कि जनता के पास जाएंगे, और जो समय आएगा, जो अगले 3 महीने में है, जनता को हम अपनी ओर कितना कर सकते हैं, जनता हमारी बात से कितनी सहमत हो सकती है, इस चीज पर एक चर्चा करने की जरूरत भी है। और हम जनता से जाकर चर्चा भी करेंगे, उनसे उनका जो समस्या है उनको मिलाएंगे, ताकि उनको पता लगे कि कौन व्यक्ति असली अपने और पराये की पहचान कराने के लिए इंडियन नेशनल दल पार्टी और उसके कार्यकर्ता लगातार फील्ड में लगेंगे। और निश्चित तौर पर आप देखना, जो इस बार के जो विधानसभा चुनाव है, उसका जो रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। अमित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चुनाव से पहले हर चुनाव जो होता है, अपने नेता को एक वर्क प्लान बनाना होता है, मगर जो है अभी तक जितनी पार्टियां हैं वो मैनिफेस्टो बनाती है, मगर नेता जो है अपना वर्क प्लान नहीं बनाते, कार्य योजना नहीं बनाते, और जो मतदाताओं को भी ये नहीं बताते कि हम करेंगे क्या। उनके नंबर तक सार्वजनिक नहीं होते, और लोगों को उनसे बात करने के लिए वाया दिल्ली और चंडीगढ़ जाना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था की वजह से अगर मान लिया जाए कि किसी उम्मीदवार को यदि जनता चुन भी लेती है, तो उससे बात करने में भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और यदि बात कर ले कि उनसे काम निकलवाने की जब बात ही नहीं हो पाती, तो काम कैसे करेंगे? इनके पास में वर्क प्लान ही नहीं है, नेताओं के पास में, जो विधायक बनने की इच्छा रखते हैं। और रेवाड़ी विधानसभा की अगर बात कर लूं, तो अभी हाल में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, तो किसी ने गाड़ी पुतवा ली, किसी ने जो है ऑटो रिक्शा चलवा दिए। तो ये क्या है, क्या साबित करना चाहते हैं? उनने जो है अपने अपने काम का बताने, बखान करना शुरू कर दिया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे आप जो है अपना काम जो आपने किया है, साइलेंटली आप चुपचाप वो काम करते, और चुपचाप करने के बाद में उसका परिणाम जो है, परिणाम जनता पे छोड़ देते कि वो जनता क्या आपको पारितोषिक देती है, क्या विधायक के तौर पे चुनती है या नहीं चुनती है, क्या पार्टी आपके कार्यों से संतुष्टि है या संतुष्ट नहीं है कार्य से। अगर
जो जनता है संतुष्ट होगी तो वो निश्चित तौर पे पारितोषिक देती है और इनाम में उसको सत्ता की वो सुख देती है जो उसके भविष्य को संवार देता है। तो विधानसभा जो चुनाव आ रहा है वो उसके लिए केवल जो नेता हैं उनको कार्यकर्ता बनके, एक आम आदमी बनके काम करना पड़ेगा, आम व्यक्ति के लिए काम करना पड़ेगा, अन्यथा जो चुनाव लड़ने और ना लड़ने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, जिस तरह से तमाम बताया, जिस तरह से ने बताया कि असली जो सबक सिखाने का काम करती है वो जनता करती है, और कहीं ना कहीं कितना विश्वास सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कितना विश्वास जनता में बना पाता है उसका परिणाम होता है जो चुनाव कर जाते हैं। तो मैं 3 महीने सत्ता पक्ष के पास में और विपक्ष के पास में कि आखिर वो जनता का विश्वास जीतने में कितने कामयाब होते हैं। कैसी फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के नमस्कार।